सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कराची को कहा जाता है कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से है, सबसे ज़्यादा कारोबार इस शहर में होता है, पोर्ट सिटी है, पूरे पाकिस्तान को खिला रहा होता है। लेकिन इस शहर के बारे में क्या कभी किसी ने सोचा है? इस शहर में जिसको भी वोट मिला है उसने अपने हिस्से की तिजोरी तो भर ली है वोट के बाद नोट के साथ, लेकिन इस शहर वालों को शायद किसी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो कौन थे? वो कब्जा माफिया है, वो दहशतगर्द हैं और वो लोग हैं जो गरीब लोगों के पैसे, उनके जज्बात, उनकी जिंदगियों से खेलने वाले हैं। और आज सूरत हाल ये है कि इस शहर की ना कोई प्लानिंग है, चाहे वो यहाँ वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जगह हों, चाहे सूबे के, चाहे शहरी हुकूमत के, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड्स हों, तमाम के तमाम ने मिलकर इस शहर के बखिए उधेड़ दिए हैं। ये आज रिमार्क्स भी सामने आए जब सुप्रीम कोर्ट में कराची के हवाले से, चाहे मामला इंक्रोचमेंट का हो या रेलवे की अराजी का, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे चल नहीं पा रही, क्योंकि वो बन ही नहीं पा रही है। बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि उस पर कब्जा हो चुका है, और कब्जा आज से नहीं, साल से है। आज हम बात करेंगे इस पर कि क्या ये मुमकिन है कि कराची को मॉडर्न सिटी बनाया जा सके, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि माहिरीन बुलाए जाएं, इस शहर को मॉडर्न सिटी बनाया जाए, जो रास्ते में आए बिल्डिंग गैर कानूनी उसे गिरा दिया जाए। तो अगर गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी तो फिर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घर और लाखों मकीन इसका शिकार भी होंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कराची के वो मेयर भी रहे हैं, वो सिंध के बल्दिया के वजीर भी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जतोई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और ब्यूरो चीफ हैं कराची। शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़ किया जाए। शहर कराची में ना तो बुलंदो बाला इमारतों का कोई मामला पुराना है, ना ही इंक्रोचमेंट का कोई मसला नया है, ये तमाम तर चीज़ें चलती आ रही हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरम है हुकूमतों पर, इदारों पर, इसका कोई हल हो सकता है, निकल सकता है कोई हल? देखें, कभी ना कभी तो ये मामला जो है वो इतना मंजर आम पर आना था, और मुझे ये लगता था कि कोई ना कोई चीफ जस्टिस आकर, और जब जस्टिस गुलजार, वैसे जब जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में यहाँ पर मुख्तलिफ उमूर पर ये कराची बेंच में जब आते थे और बैठते थे, तो बहुत सारे यहाँ के मामलात को वो टेकअप करते थे। कुछ उनके ऐसे एक्शंस हैं जिस पर जाहिर है कि मैं भी समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा, उसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ भी है, उसकी एक ह्यूमन साइड भी है, इंसानी पहलू भी है। लेकिन जो ये मामला उन्होंने उठाया है तजावुज़ात का, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी तामीरात का, और ये एक अरसे से जारी था, और हर शहरी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। कोई शहरियत नहीं, कोई माशरत नहीं, कोई ऐसा जंगल का कानून, वहाँ भी कोई कानून होता है, यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। फिर खूबसूरत बात यह है कि सारी पार्टियों में जो एक माफिया मौजूद है, कब्ज़ा माफिया हो, लैंड माफिया हो, करप्शन माफिया हो, उसकी चांदी हो गई थी, उसकी ईद हो गई थी, उसकी लॉटरी निकल आई थी, क्योंकि कोई किसी को रोकने वाला, टोकने वाला, पूछने वाला नहीं था। पीपल्स पार्टी की ज़ेरे साया जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसके ज़ेरे साया भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक माफिया काम कर रहा है, जो ये गैर कानूनी तामीरात के पीछे बुरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो काम कर रहा है। इसी तरह MKM पाकिस्तान के ज़ेरे तहत भी और पार्टियां हैं, और PSP के मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा अपनी सफ़ों में देखें। मुझे कई इलाके मालूम हैं, मैं बता सकता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में जाके पेश हो जाऊँ और मैं अपनी वहाँ पर सारी मालूमात शेयर करूँ। ये शहर को बचाने का वक्त है।
कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा ये अनलिवेबल सिटी हो गया। कचरा इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है, उसको उठाने की कैपेसिटी नहीं है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर आबादी का इनफ्लो है, पूरे मुल्क से लोग जो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स हैं, जो रोज़गार के लिए आ रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपका दिल करता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएं और जाकर ये बात करें, तो डॉक्टर साहब ये फिर शहर का आप पर फ़र्ज भी है, आपका फ़र्ज भी है, ये शहरियों का कर्ज भी है आप पर कि आप फ़र्ज की अदायगी के लिए और कर्ज चुकाने के लिए आप तो अदालत जाएं ना, तो जाकर बताएं कि ये मामला क्या है। देखिए, मैं बिल्कुल मेरा इरादा है जो अगली हियरिंग अगर मंडे को है या वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो मैं ज़रूर वहाँ जाके पेश होऊंगा। जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मेरे पास इस शहर का एक जायचा है, इस शहर में क्या हो रहा है, पानी की कमी को लेकर ये जो आने वाली जो मौसमें आने वाला जो गर्मी का मौसम है, हीट वेव वैसे ही तबाही बर्बादी मचाती है। दरख्त लग नहीं रहे, जो माहौलियाती आलूदगी है उसका आपको अंदाज़ा है। हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज के काम नहीं कर रहे, सेकेंडरी सीवर्स लगे नहीं हैं। नए ट्रीटमेंट प्लांट पर अरबों रुपए S3 के नाम से खर्च करने की तैयारी हो रही है। K4 शुरू नहीं हुआ और अरबों रुपए खर्च हो गए। एक कतरा इजाफी पानी शहर को नहीं मिला। MQM के जो पहले के जो बल्दियाती अदवार थे, मेरे ज़माने में K2 में 100 MGD आया। मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ साहब जब सदर थे उस ज़माने में K3 100 MGD आया। 2007 के बाद एक इजाफी ख़तरा नहीं है 12 सालों से, और सूबाई हुकूमत की तहवील में कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। लेकिन अगर मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उनके साथ ये रोना रोते हैं जो कन्वीनर हैं MQM के, और आमिर खान और कंवर नवेद भी ये सारी बातें करते हैं। तो इन्हें बल्दियाती इदारों से फिर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए अगर इनके पास। और जस्टिस गुलजार साहब ने भी तो यही बात की, उन्होंने भी तो यही कहा कि भाई आप फिर घर जाएं, आप क्यों बैठे हुए। मैं कहता हूँ घर ना जाएं, इस्तीफा दें और वज़ीर आला हाउस पे जाके धरना दें। वाटर बोर्ड, वाटर सीवरेज बोर्ड वापस मांगे, कचरा उठाने का, उसको डिस्पोज करने का पूरा इख्तियार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मांगे आप, जो आपसे ले लिया गया है। इसी तरह आप बिल्डिंग कंट्रोल, जो पहले लोकल एक मकामी इदारा था कराची बिल्डिंग कंट्रोल, जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ और शहर में जो बेहंगम मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। कराची ऐसा बदकिस्मत शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत इसकी रही है, चाहे वो किसी का भी दौरे हुकूमत हो, MQM हो या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत हो या एक छोटा सा पैच काफली का है। अब इस शहर को मॉडर्न सिटी बनाने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब भी बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस शहर में ये इमारतें गिरा दी जाएं और यहाँ को इस शहर को फिर से आबाद बनाया जाए, इसको बेहतर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें जो थी आपने कही उस पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत है। मसला ये है कि ये सब कुछ हो रहा सूबे में करप्शन की बुनियाद के ऊपर, हर आदमी अपनी जेब भरने में लगा हो और कानून को बाला-ए-ताक रखा हो, तो उस शहर का हाल कुछ ऐसा ही होता है। आप ये देखिए कि कितने इमारतें ऐसी हैं जहां ग्राउंड प्लस 1 से ज्यादा की तामीरात की इजाजत ही नहीं, वहां लोगों ने 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंग बना ली। क्या उस बिल्डिंग इंस्पेक्टर सो रहा था? क्या वो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग कभी अपने इलाके में जाते नहीं? एक दिन में बन जाती हैं कि जी रात को बनानी शुरू की थी, सुबह तक खत्म हो गई, अब क्या करें, बन चुकी थी और उसके बाद लोग भी रहना शुरू कर दिए। बिल्डिंगें बनाने में वक्त लगता है। ये सारी कोताही जो है वो ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। उन लोगों को अपनी आंखें बंद कर लेते हैं पैसे लेके। आप यही देखिए कि आगे भी जो है ये पूरी चाइना कटिंग इस शहर में हो गई, पार्क खत्म कर दिए गए। जो हाल इस शहर का, हमने इसे कंक्रीट जंगल बना दिया है। किस तरीके से इसको दुरुस्त किया जाए? अच्छा, उन शहरियों का क्या कसूर है जो आके ये पूछते हैं कि जी आप NOC दिखा दीजिए, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट NOC दिखा दी जाती है, उसके बावजूद भी है। और फिर उन लोगों का भी क्या किया जाए जिनको नजर भी आ रहा है कि इस इलाके में ग्राउंड प्लस की इजाजत नहीं है, लेकिन वो इतने मजबूर हैं कि रिहाइश की कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं है, प्लॉट बनते नहीं है।
आप देखते बैरियर टाउन कहाँ जाके बच रहा है और उसमें किस कीमत पे प्लॉट बिक रहे हैं। कराची के शहरी मजबूर हो गए और हुकूमत कुछ नहीं करती। हल क्या है कि ये बिल्डिंग अगर गिरा दी गई तो क्या होगा? जी मैं ये पूछ रहा हूं जी गिरा दी गई तो क्या होगा? जी देखिए जब गिराई जाएंगी तो देखें कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। वो लोग अफेक्टेड हैं जिन्हें सरमायाकारी, उनके दिल को सुकून कैसे पहुंचे। वो कहते हैं जिन अफसरों ने ये काम किया वो तो सब कोई कनाडा भाग गया है, अरबों रुपया कमा के चला गया इस जगह से। तो ये कैसे चल सकता है निजाम? जब भी कोई भी फैसला कर रहा हो, चाहे हमारे कोर्ट कर रहे हो, उनकी पहली जिम्मेदारी कि उन लोगों को तो सजा देनी शुरू करें जो ये फैसले करते हैं, जिन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं पैसे ले लेके। सही, तब वो फैसले बंद करेंगे तो ये बिल्डिंगें बंद करनी बंद होंगी, वरना वो फैसले करते रहेंगे, अपनी जेबें भरते रहेंगे। बिल्कुल। जहाँ गवर्नेंस सही नहीं होगी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और पब्लिक को एजुकेट नहीं किया जाएगा, इन तमाम फैसलों से मैं यही समझता हूँ कि कोर्ट का मकसद ये है कि आवाम को होशियार कराना है कि देखिए आप जिस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो आपको ठोक बजा के लेना चाहिए, बिल्डर की रेपुटेशन देखनी चाहिए, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को क्लॉज भी डलवाना चाहिए कि अगर बिल्डिंग की आपके प्लॉट में या नक्शों में कोई कोताही होगी तो फिर आप जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कंपनसेट करे अफेक्टीज को। बिल्कुल मुनाफा बना के वो भी चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। इस वक्त तो गरीब आदमी जो है वो सबसे ज्यादा शिकार बन रहा है कि क्योंकि उसका घर गिराया जाएगा तो फिर उसके साथ क्या होगा। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली। साहब ये कोई रातों रात का मामला तो होता नहीं है। जब बिल्डिंग जगह है उसका नक्शा पास होता है, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग फिर पास होती है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक बिजली दे रही है, सुई सदर्न गैस दे रही है, वाटर बोर्ड उसको पानी दे रहा है, ये तमाम के तमाम इदारे शामिल हैं। तो शायद जो तो सब ये कैसे मुमकिन हो गया कि लोग आबाद हो जाएं और किसी को पता ही नहीं चले? जैसा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि ये एक इंसानी मसला है और बिल्डर जो है कब्ज़ा करने वाला या उस ज़मीन पे गैर कानूनी अलाटमेंट करने वाला अफसर जो है उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद एक वहाँ फ्लैट बने, एक आदमी ने लिए, फिर उसने दूसरे को बेचे, फिर तीसरे को बेचे, अब वहाँ चौथा आदमी बैठा हुआ है, उससे कहा जाए कि जी ये गैर कानूनी है तो उसके साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसने तो अपनी हलाल कमाई से सारे एनओसीज़ देख के, तमाम कागजात देख के, तमाम अलाटमेंट्स देख के, तमाम लीज़ देख के उसने तो बेचारे ने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा दी। अब अगर कहा जाए कि उसको हटा दिया जाए, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला है, कोई भी वो है, वो बहरहाल उसका बुनियादी हक़ है कि या तो उसको मुतबादिल दिया जाए। अगर आप समझते हैं कि KCR के लिए या कराची की खूबसूरती के लिए बिल्डिंग गिराना ज़रूरी है तो आखिरी आदमी जिसका कोई कसूर नहीं है, जो वहाँ रिहाइश पजीर है, उसको कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट भी इस तरह करना चाहिए कि जो इस वक्त वहाँ उसकी जगह की कीमत है उस कम से कम उतनी कीमत उसको देनी चाहिए ताकि वो दूसरी जगह बिल्कुल वो वैसी ही कोई जगह ले सके। मुदस्सिर, ये जो कराची में ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं, तारीख़ में, पूरी इंसानी तारीख़ में किसी भी शहर में, किसी भी जगह इस तरह गैर कानूनी कब्ज़े नहीं हुए। जहाँ कराची में जिस तरह ज़मीनों की लूट मार की गई है इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, ख़ास तौर पर इतना बड़े शहर में। और सबसे बड़ा दौर जो है कराची में, जब यहाँ कोई हुकूमत नहीं थी, ना कोई सूबाई हुकूमत थी, ना कोई वफाकी हुकूमत थी, ना कोई बल्दियाती हुकूमत थी, ना कोई रेट थी किसी हुकूमत की, वो दौर था दहशत गर्दी का। उस दहशत गर्दी की आड़ में सब लोगों ने यहाँ कब्ज़े किए, सब लोगों ने यहाँ लूट मार की शहर की, और जो कोई रोकने वाला होता था वो दहशत गर्दी का शिकार हो जाता था। लोग पीछे हट गए, ना अदालतें काम कर रही थी, ना पुलिस काम कर रहे थे, ना। शायद साहब आप बड़े अच्छे पॉइंट पे ले आए कि जिन्होंने दहशत गर्दी की आड़ में ये कब्जा किया अब तो उनकी निशानदेही होकर अब उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि 2015 के बाद दहशत गर्दी को बेहतर हालात किया गया, दहशत गर्दों को भी पकड़ा गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कला ही गमा किया गया। हम इस पर मजीद बात करते हैं, आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट इस पर ले आए हैं हम। लेकिन जो इस वक्त कच्ची आबादियाँ, उनकी क्या सूरत हाल, जो झुग्गियाँ हैं वो उससे भी नीचे, कच्ची आबादियों से भी नीचे, उनकी क्या सूरत हाल? सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे आला पुल के जो करीब ये झुग्गियाँ में मकीन आबाद हैं,
उनसे बात करेंगे। सलमान, ये क्या कहते हैं जो झुग्गियों के मकीन हैं कि जब आप यहाँ पर तजावुज़ात और ये मामलात हटाया जाएगा तो इनका क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काला पुल के नीचे जो आबादी है वहाँ पे। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का ये फैसला आया था कि रेलवे के करीब जो भी आबादी है उसको जो है वो मसमार कर दिया जाए और वहाँ पे खूबसूरत पार्क बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आबादी है वो कई बरसों से जो है वो यहाँ पे कायम है। इस हवाले से हमने एक खातून से बात करने की कोशिश की है, इनसे जानते हैं कि कब से ये जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और इनको आने वाली वक्त के अंदर जो अहकामात हैं उसके ऊपर जो एक सारा सिनेरियो क्रिएट होगा उसके अंदर इनको किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे हो गया रहते हुए और अब जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए हैं उसके बाद क्या समझती हैं आप? ये अच्छा नहीं कर रहा है हमारे साथ। बहुत अरसे से हम लोग रह रहे हैं, हमारे बूढ़े बाप ससुर इधर ही मार खप गए। सही बात है। और वो जज के आगे मेरी यही अपील। आपका क्या मुतालबा क्या है अगर वो यहाँ पे आके नहीं उठाए? हम लोगों को गरीब आदमी कहाँ जाएं? हाँ जी बिल्कुल, देखें इन्होंने जगह भी नहीं है बेटा। इन्होंने बिल्कुल यही बात की कि कई सालों से यहाँ पे जो है वो ये रिहाइश पजीर हैं, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अगर ये जगह खाली करवाई जाती है तो इनको कोई मुतबादिल जगह जो है वो रिहाइश के लिए फराहम की जाए, क्योंकि ये एक घर की बात नहीं है। सलमान सलीम हमें सलमान बता रहे हैं काला पुल की सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सर क्या अब ऐसा मुमकिन है कि बरस से वो इमारतें जो बन गई वहाँ पर मकीन मौजूद हैं उनको हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए, एक मॉडर्न तर्ज का शहर वो तामीर किया जाए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। वहाँ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ है और मैं कहता हूँ पॉलिटिकल से ज़्यादा ये ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन इसमें एंगल है। जो इंसानी पहलू है उसको हमें सामने रखना चाहिए। जो लोग आबाद हो गए उनका कसूर नहीं। उन्होंने अगर 100-200 गज़ के मकान के, जैसे PIB कॉलोनी में होता है, नाज़माबाद में हो रहा है, उसके 2 पोर्शंस कर लिए जाते हैं। फिर वहाँ की जो सोसाइटियाँ हैं, वहाँ की जो मकामी जो वो वहाँ उसको रोक टोक के लिए बिल्डिंग कंट्रोल में, मुझे नहीं मालूम कि वो शिकायत वो खुद उसको अलाउ करती हैं 100 गज़ में, और फिर उस 100 गज़ पे जो है वो 8 या 10 या 12 फ्लैट्स ग्राउंड प्लस 5 और 6 की सूरत में खड़े हो जाते हैं। अब बताइए कि ये क्या इंसानों के रहने लियाकत आबाद तबाह और बर्बाद हो गया। और इसमें जाहिर है कि मैं ये नहीं कह रहा, ये MQM में भी ऐसे लोग शामिल हैं, जो पहले MQM थी उसमें भी, और ये जो आज MQM रह गई है PSP में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, और PTI में भी अब ऐसे लोगों ने इन रोड्स बनाना और घुसना शुरू कर दिया। PTI के फरिश्तों को नहीं मालूम जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, जब उन्हें होश आएगा कि इस शहर में उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती है। वो बल्दिया में ना सही, सूबाई हुकूमत में ना सही, लेकिन वो जाके पुलिस के ज़रिए से रोक टोक कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम क्यों नहीं वज़ा किया जाता? कम्युनिटी पुलिस को क्यों नहीं जिम्मेदार बनाया जाता? और उसके ऊपर फिर मेयर को या जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, उनको जिम्मेदार बना दिया जाए। ये सारे सिस्टम लागू करना पड़ेंगे, लाना पड़ेंगे। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बल्दिया उस्मा कराची मेयर सूबाई हुकूमत पर, वज़ीर आला सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर हमें फंड्स नहीं मिले। अवाम इसमें इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे, उनसे खिलवाड़ होता रहेगा, उनसे इसी तरह वोट लिए जाते रहेंगे। अब ज़रूरत है शहर में नौजवानों को हवाले करें, कराची को फिक्स करें, तरक्की का इंजन, मईशत का हब और मरकज़ है। और मैं निकला हूँ इस मिशन पे। मैं 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल इंशाअल्लाह आइंदा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल्स होगी। कम उम्र मेयर होगा। मैं जब मेयर बना था 28 साल मेरी उम्र थी, मुस्तफ़ा कमाल जब बने 33 साल उनकी उम्र थी। उस ज़माने में ये बिगाड़ नहीं था, ये खराबियां नहीं थी, इस तरह कवानीन की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती थी, इस तरह बिल्डिंग रेगुलेशंस और बाईलॉस की इस तरह जो है वो इनकी वायलेशंस नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ कि एक 35 साल से कम उम्र का मेयर और काउंसिल चाहिए। और मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह जो MQM अगर मुझे वापस मिलती है तो मुझे सरबरा नहीं बनना। मैं 35 साल से कम उम्र 70% काउंसिल में बल्दिया की, 70% MQM की राब्ता कमेटी में। और यही चीज़ें पीपल्स पार्टी PTI कि यूथ को सिर्फ झंडे लगाने, बैनर लगाने, स्टेज सजाने, दरिया बिछाने, इस काम पे नारे लगाने के लिए सिर्फ यूथ को इस्तेमाल ना करें, बल्कि यूथ को इफेक्टिवली एम्पावर करें, उन्हें काउंसिल में भेजें। उनकी एनर्जी, उनका विगर, उनका पैशन, उनका फायर, उनकी इनोवेशन, उनकी विजन, उसकी ज़रूरत है कराची को, फिर लाहौर को, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, खैरपुर, शिकारपुर, ये बड़े शहरों को, छोटे शहरों को, हैदराबाद को। ये तो बहरहाल ज़रूरी है कि जो भी हुकूमत रही है
डॉक्टर साहब वो उस दौरे हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं बंदर बांट भी होती रही है, कब्जे भी होते रहे हैं। हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शायद जतोई साहब से जानेंगे कि आप इंसानी अलमिया की बात करें, लेकिन ये भी तो एक इंसानी अलमिया है कि इस शहर के साथ जो कुछ हुआ है, अगर आज ये कदम ना उठाया जाए तो फिर कब उठाया जाएगा कि 3 करोड़ की आबादी के शहर के साथ ये जुल्म भी तो किसी जगह पर रुकना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में इंक्रोचमेंट के हवाले से, और जो बुलंदोबाला इमारतें बनेंगी अब उनको गिराए जाने के अहकाम आ रहे हैं। तो ये भी तो इंसानी अलमिया है शायद जतोई साहब के ये बिल्डिंग्स ऐसे ही बनती रहें। ये बिल्डिंग्स हैं तो इस शहर का हुस्न भी, शहर का जो एक निज़ाम है वो भी तो तबाह हो रहा है। अगर आज कुछ लोगों की कुर्बानी अगले आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो तो ऐसा मुमकिन नहीं करना चाहिए। मुदस्सिर, इस शहर के साथ अलमिया रूनुमा हो चुका है। जैसा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि ये लिवेबल सिटी नहीं है। जहाँ 160 गज़ का प्लाट था वहाँ एक घर था, अब वहाँ 12 घर हैं। कैसे ये शहर होगा? आप उस गलियाँ वही हैं, सेवरेज लाइनें वही हैं, अब गैस की लाइनें वही हैं, बिजली की पैदावार में इजाफा नहीं हुआ है, पानी जैसा कि बताया उन्होंने कि एक कतरे का भी इजाफा नहीं हुआ है। तो ये कैसे होगा? इस शहर को ये मैनेजेबल सिटी नहीं रहा। इस शहर के लोगों के साथ अलमिया रूनुमा हो चुका है। आप नाज़माबाद में, औरंगी में, लियाकताबाद में या इस तरह के दूसरे जो पॉपुलस एरियाज़ हैं वहाँ आप गलियों में जा नहीं सकते। आप पुराने इलाके, शहर के पुराने इलाकों में जा नहीं सकते। और इस शहर का दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ कच्ची आबादियों को मनसूबाबंदी में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ कच्ची आबादियों को ओन नहीं किया गया है। ये समझा गया है कि कच्ची आबादी के लोग काबिज़ीन हैं, लिहाजा इनको ना कोई बुनियादी सहूलत दी जाएगी, ना इनको मनसूबाबंदी में शामिल किया जाएगा। इन पे कोई कानून नहीं लागू होता, KBCA का, SBCA का कोई कानून नहीं लागू होता। जितना मर्जी वो इमारतें, बुलंदोबाला इमारतें तामीर करते जाएं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कि इस शहर ने उनको डिसोन किया। अब वो कच्ची आबादी जो आबादी थी वहाँ पे तो कंक्रीट के पूरे प्लाज़े खड़े होने लगे। आबादियाँ जो हैं इस शहर का सबसे बड़ा मसला बन चुकी हैं। इस शहर के साथ कई अलमिया रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन इन मसाइल का ये हल नहीं है कि फौरी तौर पर आप जो है तो इमारतों को गिराना शुरू कर दें, सब कुछ करना शुरू कर दें। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कोई प्लानिंग करना होगी। शहर का मास्टर प्लान दोबारा बनाना होगा, और जिन इलाकों में जो पोर्शन बन गए हैं वहाँ बिल्डिंग कंट्रोल के का सख्त वो करना होगा कि मज़ीद अब इस पे मज़ीद पोर्शन नहीं बन सकते, वो नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर्स को बैठ के ये करना होगा। इस तरह मुमकिन नहीं कि आप गिराते जाओ, जो रास्ते में आए गिराते जाओ और लोग जो हैं बेघर हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक। अच्छा, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार, हुकूमतें हो, चाहे वो आपकी हुकूमत हो या जब आप मेयर भी थे तब भी, उसके बाद भी आने वाली हुकूमतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी ने कुछ टाउन प्लानिंग की, मास्टर प्लान की जानिब कोई ऐसी तवज्जो दी नहीं है। अब चीफ जस्टिस ये बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक जाएगा? देखिए, गूगल से कराची के नक्शे उठा लें आप। 2002 में क्या सूरत हाल थी, और 2008 में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब हटे उस वक्त क्या थी, और जब मैं मेयर था और फिर वज़ीर बल्दियात था 97-98 में, वो सारे ले लें और हमारे हिस्से की जो ख़राबियाँ, बिगाड़, जो हमारी कोताही से, वह हम बखुदा उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करेंगे, लोगों से उसकी माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन ये 2008 से लेकर आज तक ये गुज़िश्ता 12 सालों में बिगाड़ जिस तेज़ी से सरायत करके, हिर्स, लालच, मैं समझता हूँ जो लोगों में आई, और जिस तरह के माफियाज, चाहे वो प्रॉपर्टी एजेंट्स थे, वो इलाकों में पोर्शंस और ये अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बनाने वाला एक नया माफिया सामने आ गया। कई माफियाज हैं कराची में जो कि उस बात आप सही कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा एकदम नहीं होता, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हमारे हिस्से का बिगाड़ हमें दे दे। लेकिन
8 के बाद जो बिगाड़ हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली। एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ और बिगाड़ हुआ, उसका प्रोपोर्शन आप देख लीजिए। और अब ये सारी चीज़ें, फिर सेंसस भी 2008 का ड्यू था, वो 2017 में मेरे ख्याल में मुकम्मल हुआ, और उसके नतीजे में भी जो कराची की आबादी को फिर कम करके दिखाया गया, नुमाइंदगी कम हो गई, फंड्स कम हो गए, फंड्स मिल ही नहीं रहे। 3 लाख नौकरियाँ दी गई, कराची हैदराबाद सक्कर का 40% कोटा था वो उसे नहीं दिया गया, उसकी जगह मतलब 20,000 नौकरियां भी शायद सिंध के शहरी इलाकों को नहीं मिली, और कराची को ख़ास तौर पर। और कराची के डोमिसाइल बनाना भी आसान है। ये सारी चीज़ें एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, और फिर ये एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, ये लोगों को अपने मुल्क, अपने अतराफ़, अपने निज़ाम, आइन, कानून से मावरा कर देगा। फिर आप कोई MQM भी नहीं होगी जिसमें डालेंगे। हर शहरी अपनी विसात से आधे इस शहर में चीटर होंगे और आधे चीट होंगे। ये हो रहा है, ये ट्रेंड आ गया है। लोग गले काट रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं और तबाही बर्बादी हो रही है। कल मेरे से फाइनली कमेंट लेना। शायद साहब, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी आगे और ये इमारतें गिरा पाएगी? क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी की है, हुकूमत तो वो है, अगर ऑर्डर्स आते हैं तो उन्हीं को आएंगे। जी, वज़ीर बल्दियात ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं वहाँ ये मुमकिन नहीं है। पहले भी वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ये बात कह चुके हैं अदालत के अहकामात के बावजूद, और जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ख़राबियाँ जो हैं 2008 के बाद जो हैं वो भी कम नहीं हुई हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हुई हैं। और ओवरऑल अब इस शहर को संभालना है। ये 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, और मैं डॉक्टर साहब की इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मरदमशुमारी में सिर्फ कम नहीं, बहुत कम आबादी दिखाई गई है कराची की, और अब इस शहर को बचाना है, सब ने मिल के बचाना है। सब लोग इस शहर को ओन करें, ये सब लोगों का शहर है। अब देखते सब हैं स्टेक होल्डर्स बैठे। पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं और उसके बाद अब क्या प्लान लेकर जाते हैं अब नेक्स्ट पेशी के अंदर, और जिन लोगों को इन्वॉल्व करने की बात की गई है, माहिरीन को इन्वॉल्व करने की बात की गई है, क्या चीज़ें ऐसी लेकर जाया जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद जदोई साहब आपका। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हम थे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और ख़बर है जिसको कल भी हम जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पूरी नहीं हैं, लेकिन वो बाहर हैं, उनकी साहबजादी भी बाहर जाना चाहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मामला ये है कि रिपोर्ट्स ही नहीं हैं, जब उनकी आ रही हैं तो फिर उनके लिए क्या अहकामात और क्या चीज़ें सोची जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ एक कैदी हैं, एक मुजरिम हैं जो बीमार हैं, इलाज के लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके सामने है कि पहले इन्होंने जो रिपोर्टें दी वो रिपोर्टें खुद इनके ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान ने कहा कि वो मेरे साइन से नहीं थी, अथेंटिक नहीं थी। फिर उसके बाद जो ऑथेंटिक रिपोर्टें दी हैं वो भी इस वक्त मेडिकल बोर्ड पंजाब के अंदर उसको एग्जामिन कर रहा है। उसके ऊपर जो है वो आएगी, उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन आज भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और आपके इस प्रोग्राम में भी मैं बात बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की बुनियादी तौर पर तबीयत जो है वो इनके अपने जाती मौलज डॉक्टर अदनान के ट्वीट और डॉक्टर अदनान के टीकों ने की है। ये जो डॉक्टर अदनान के ट्वीट और टीके है ना, उन्होंने सारा काम खराब किया हुआ है। अदरवाइज तो कोई ऐसा काम नजर नहीं आता। अब मरीजों की हड़ताल आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी, मैंने भी नहीं सुनी थी कि किसी मरीज ने हड़ताल की हो। हमने डॉक्टरों की हड़ताल सुनी, इंजीनियर्स की हड़ताल सुनी, हमने उस्तादों की, सैनिटरी वर्करों की हड़ताल। पहली दफा पूरी दुनिया के अंदर एक मरीज की हड़ताल सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरी हड़ताल है जब तक जरा मेरी बेटी नहीं आएगी। अब आप मुझे बताएं कि जो बंदा मौतो हयात की कश्मकश में हो और उसका ऑपरेशन ड्यू हो, दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, यतीम हो, बेआसरा हो, फकीर हो, शहंशाह हो, वो अगर मौतो हयात की कश्मकश में होगा, उसका ऑपरेशन ड्यू होगा, वो कहेगा दुनिया जाए भाड़ में, सबसे पहले मेरा ऑपरेशन करो, सबसे पहले मेरी हॉस्पिटैलिटी और लुक आफ्टर करो। लेकिन इन्होंने अगर ये हड़ताल की है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, समथिंग इज जरा रॉन्ग इन द बॉटम, कि इनकी तबीयत उस अंदाज। मरियम साहबा को आप इजाजत किसी सूरत में नहीं देंगे फयाज साहब आपकी हुकूमत जाने की? भाई हम दे या ना दे, ना आइन देता है ना कानून देता है। सही। अगर बेगम सफदर अवान को हम बाहर भेज देते हैं तो फिर जेलों के अंदर ये तो फिर भी बाहर है ना, जेलों दारों खवातीन है कि जिनके बाप, जिनकी वालदाएं, जिनके बच्चे मौतो हयात की कश्मकश में, फिर सारों को जनाब आप जमानत दे के भेज दें। ठीक, बिल्कुल सही है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और कह रहे हैं इसी तरह भी इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि आइन और कानून इजाज़त नहीं देता है।
और कहते हैं कि डॉक्टर अदनान की ट्वीट से मियां नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होती है कि जब स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नज़र आती है, और क्रिकेट उससे तो फिर पूरे पाकिस्तानियों के दिल जुड़े हुए हैं। इस वक्त टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान मुकाबला बांग्लादेश जारी है, लेकिन बांग्लादेश मुश्किलात के शिकार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। नादरा, बांग्लादेश T20 सीरीज़ और उसके बाद टेस्ट जो असल क्रिकेट होती है उसमें मौजूद है। बहरहाल उतनी मजबूत टीम पाकिस्तान के मुकाबले में वो नहीं है टेस्ट के अंदर। पाकिस्तान की टीम को आप लगता है कि ज़्यादा अच्छा मौका है कि टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत पाएगा आसानी से? देखिए मुदस्सिर, इस वक्त जो वीक टीम हमें नज़र आ रही है बांग्लादेश की, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि देखें 17 साल के बाद टेस्ट हो रहा है। लास्ट टाइम जो हुआ था 2003 में हुआ था। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बांग्लादेशी टीम के साथ ड्रॉबैक हुआ है वो ये हुआ कि मुशफ़िक़ुर रहीम जो इनके कैप्टन थे, जो एक्चुअल कैप्टन थे, उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जबकि मोमिन उल हक बिल्कुल यंग स्टार हैं, इतने ज़्यादा वो तजुर्बेकार नहीं हैं। उनकी ना तजुर्बेकारी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसके साथ साथ मुशर्रफ मुर्तज़ा जो कि इस वक्त T20 और वनडे के कप्तान हैं, वो इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। शाकिबुल हसन जो हैं वो उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो तकरीबन उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो इस वक्त नहीं नज़र आ रहे हैं। तमीम इकबाल के ऊपर जितना भी जिम्मेदारी का बोझ है वो उनके ऊपर था, वो भी सही नहीं चल सके। जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में समटाइम हम देखते हैं कि जब ओपनर्स आउट होते हैं तो आपकी विकेट्स ऑफ एंड ऑन गिरना शुरू हो जाती हैं, आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल बांग्लादेश का भी नज़र आ रहा है कि बांग्लादेशी टीम जो है वो शुरू की विकेटें गंवाने के बाद इस वक्त उस दहाने पर खड़ी है। मतलब हमें तो लग रहा है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ उनके इतने अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स नहीं हैं, क्योंकि 9 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान की झोली में, जबकि एक टेस्ट जो है वो बांग्लादेश जीता भी नहीं था, बल्कि वो ड्रॉ, आप कहते हैं ड्रॉ हो गया था। तो 7 आउट हो गए हैं, 214 रन आउट हो गए, तो टेस्ट के हिसाब से 214 रन, और वो भी इस वक्त। और वैसे भी पिंडी में कहा जा रहा है कि ये फैसला कुन टेस्ट मैचेस होते हैं हमेशा से नेशनल स्टेडियम पिंडी के अंदर। तो यहाँ अब देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स मजीद क्या करते हैं और फिर पाकिस्तानी बैट्समैन क्या। लेकिन एक चीज़ तो नादर है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें तो पाकिस्तान का अच्छा ग्राफ, अच्छे पॉइंट्स, अच्छी रेटिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान के पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और एक मैच जीतने के 80 पॉइंट्स हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है उसका जो है वो अपर हैंड रहेगा। लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए एक खुशखबरी ये भी है मुदस्सिर, आपको भी पता होगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में जो खेला जा रहा है उसमें पहली मरतबा जो है वो बांग्लादेशी टीम जो है वो फाइनल में आ गई है। अब देखना ही होगा आया वो ट्रॉफी उठाती है नहीं। बहरहाल जो इनकी जो मेन टीम है इंटरनेशनल टीम, उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि फवाद आलम को जिस तरह से पाकिस्तान नज़रअंदाज कर रहा है, उनको टीम का हिस्सा तो बना दिया जाता है लेकिन उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इसकी क्या गीदड़ सिंगी है मुझे समझ में नहीं आ रही। 12,000 से ज़ायद रन बनाए हुए हैं। मज़ीद इंतज़ार का जो है वो बोर्ड लगा रहता है हमेशा से फवाद के लिए। बहुत शुक्रिया। नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। अब सीरीज भी चल रहा है, हम अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर के जरिए इस पर ज़रूर बात करते रहेंगे अगले आने वाले दिनों में भी। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।